बच्चों गुड मॉर्निंग। हम जो है कल की क्लास में शहरीकरण के बारे में देख रहे थे कि जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का शहरीकरण कैसे था। लोग एकल परिवार में रहते थे और किस प्रकार शादी होती थी, किस प्रकार जो है एक साथ बैठकर जो है भोजन करते थे सभी लोग विवाह के अवसर पर। तो इन सब पर हमने चर्चा करी थी। उसमें आगे हम देखेंगे कि आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। उर नगर के बारे में यहाँ पर हमसे चर्चा करेंगे हम। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी, यानी कि जो ऊर नगर है वो सबसे पहले खुदाई की गई थी, ऐसा नगर था। ऊर मेसोपोटामिया का ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। और जो ऊर है वो मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके घरों की खुदाई कब की गई थी? 1930 के दशक में, यानी 1930 में की गई थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। और अब जो है पहिए वाली गाड़ियों के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो पहिए वाली गाड़ियां हैं वो उस समय प्रचलित थी और उसी में बैठकर जो है दुल्हन की विदाई होती थी और फिर वो अपने माँ ससुराल जाती थी और फिर जब आती थी तो उसी गाड़ी का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी जो हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि जो यहाँ की ऊर नगर की जो गलियाँ हैं वह टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है बैलगाड़ी का जो है पहुँचना मुश्किल था। अनाज के बोरों और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। तो जो अनाज के गट्ठर है वो सब भी किस पे? गधे पर लाद कर लाए जाते थे। नहीं, बैलगाड़ियाँ उन गलियों के अंदर नहीं घुस पाती थी। पतले व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। अब देखिए टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, देखिए यहाँ पर दिया है ये फोटो, तो किस तरीके की गलियाँ हैं ना, सब सारी गलियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थित नगर नियोजन का अभाव पाया गया है। जबकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में अगर चर्चा करोगे आप लोग तो वहाँ पर जो नगर नियोजन है वो एकदम व्यवस्थित, सारी जो चीज़ें हैं वो आयताकार आकार में बनी हुई है। आगे देखिए, वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसा कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ये भी मैंने आपको बता दिया था। बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएँ उन नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने होजों में ले जाया जाता था। और अब जो ये कह रहे हैं कि जो घरों की गलियाँ नालियाँ हैं वो व्यवस्थित ढंग से भी नहीं बनी हुई थी और जो है नालियाँ जो है घर के अंदर से भीतर ढलानों के अंदर जो है उसका पानी जाता था और होजों तक उसका पानी को ले जाया जाता था। और शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर क्या हो, घर के बाहर कच्ची नालियाँ बुरी तरह से कीचड़ से ना भर जाए। और घर के अंदर जो है होज उन पानियों के निष्कासन के लिए इसलिए बनाया क्योंकि जो है घर के बाहर कच्चा है और ऐसे में बहाव तेज होगा पानी, तो आपको पता है कीचड़ हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी। तो गंदगी से निष्कासन के लिए उन्होंने घर के अंदर उन पानी की नालियों का जो है होज बना दिया ताकि पानी जितना भी घर का हो उस होज में जाकर गिर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा करकट, पूरा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे। और जो है साफ सफाई करके लोग क्या करते थे, अपने घरों का जो कचरा है वो कहाँ डाल देते थे? गलियों के अंदर डाल देते थे, जहाँ वहाँ आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। और ये तो गलत बात है भी कि कचरा जो है सड़क पे डाल दिया तो गंदगी तो लोगों के पैरों में आएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता की अगर तुम बात करोगे तो वहाँ पर साफ सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से पाई गई थी और कूड़े के निष्कासन के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी। जबकि यहाँ पर ऊर नगर के अंदर जो है कचरा लोग बुहार कर यानी सफाई कर क्या करते थे? गलियों के अंदर डाल दे करते थे। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी। और अब जो कचरा जो है बाहर डालने से क्या हो रहा है, अब कचरे का ढेर लगता जाएगा तो भाई ना क्या हो जाएगी, सतह तो ऊंची उठेगी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना सके। और अब देखो कचरा इतना हो जाता था कि जो हमारे घर की एंट्रेंस है ना, घर का दरवाजा है, वहाँ तक वो कचरा इतना ऊंचाई पर फैल जाता था कि बरसात के दिनों में क्या करता था, वो कूड़ा कचरा जो है घर के अंदर भी आ जाता था और उससे पहले क्या करनी पड़ती थी? साफ सफाई करनी पड़ती थी। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजे से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। और अब जो है कमरों के अंदर आने के लिए भी क्या है, रोशनी, उजाला किससे आता था?
दरवाजों से होकर आता था जो आंगन में खुलती थी। क्योंकि देखिए खिड़कियों के बारे में भी बात करें तो खिड़कियाँ भी जो है रोशनी का काम करती, लेकिन यहाँ पर शायद खिड़कियों का अभाव रहा होगा इनके घरों के अंदर। इससे घरों के परिवार में गोपनीयता भी बनी रहती थी। अब देखिए खिड़कियाँ यहाँ पर नहीं लगी हुई है घरों के अंदर, दरवाजा ही है जिससे सिर्फ और रोशनी जा रही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर किसी की खिड़की खुली हो तो हम उसमें झाँका ताकी करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परिवार है, खिड़की नहीं होने के कारण क्या परिवार की गोपनीयता भी बनी रहती है। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। और अब जो है घरों के बारे में भी देखें तो कई तरह के अंधविश्वास जो है यहाँ पर प्रचलित थे, जिनके विषय में जो है उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली है। और अब जो है ये उर नगर के अंदर जो है अंधविश्वासों की विमर्श थी लोगों के अंदर। तो जैसे अब हम कहते हैं ना ये अपशगुन है शगुन है, तो ऐसी सभी बातें भी जो है वहाँ की जो पट्टिकाएँ मिली उस पर लिखी हुई मिली है। जैसे घर की डेली ऊंची हुई हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी के घर के ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। और अब देखिए ऐसी सारी मान्यता थी कि अगर घर की डेली हमारा घर का जो दहलीज जो है ऊंची होगी तो क्या होगा, धन दौलत लेके आएगी वो, ऐसी उनकी मान्यता थी, है ना। और जो घर का दरवाजा है वो सामने वाले के घर के सामने खुले तो क्या होगा, सौभाग्य प्रदान करेगा। और लेकिन घर का दरवाजा अगर लकड़ी का होगा और मुख्य दरवाजा जो है बाहर की ओर नहीं खुल के अंदर की तरफ खुलेगा तो क्या होगा, पति के लिए ये क्या होगी, यंत्रणा का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए क्या था, एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तो जन साधारण की समाधियाँ पाई गई थी। और जो है उर नगर के अंदर क्या बना हुआ था, एक कब्रिस्तान बना हुआ था जिसमें जितने भी शासक थे जन साधारण उन सबकी क्या बनी हुई थी, समाधियाँ बनी हुई थी। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। और अब जो है जो कुछ लोग हैं वो जो है साधारण जन साधारण की समाधियाँ वहाँ पाई गई और कुछ लोगों को घर खुद के घरों के नीचे जो है दफनाए हुए पाए गए थे, तो ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार देखिए वहाँ का शहरीकरण हमने देख लिया। अब देखिए पशु चारा क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर है ना। अब व्यापारिक नगर के बारे में देखें यहाँ के, देखिए मारी नगर का मैप दिया है, थोड़ा डल सा मैप है। पठार है, कृषि भूमि के बारे में दिया, फरात नदी बेरी है, बीच में मारी नदी है, ठीक है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जो है नक्शा है, जो हरा हरा दिखाया गया है ये वो भूमि है जो प्रत्येक जो है बाढ़ वाले क्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित है। हरा हरा जो ग्रीन दिखा रखा है जोन, और जो ये टिपकी टिपकी वाला दे रखा है वो क्या है, कृषि क्षेत्र का एरिया है। और पीला पीला जो एरिया दे रखा है वो चारागाह का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम पशु चारा क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के रूप में जो है इन मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या भूमिका उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2000 ईस्वी के पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जो खेती की पैदावार भरपूर होती थी। और अब जो है जो मारी नगर है वो शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला 2000 ईस्वी तक। और ये भी हमने देखा कि मारी नगर का जो दक्षिणी भाग है ना, उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ क्या है खेती जो है खेती की जो पैदावार है वो क्या होती थी, भरपूर होती थी। यानी कि जो मारी नगर है वो दक्षिणी भाग में नहीं पैदा स्थित है ना, तो जहाँ पर खेती की जो है खेती बाड़ी होती थी उस भाग में ये मारी नगर नहीं स्थित है, बल्कि वह फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। जबकि ये जो है मारी नगर कहाँ पर स्थित है, फरात नदी के जो है वर्टिकल है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा जो हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। और अब जो है ये मैप जो हमको बताया है इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें ये बताया गया है इस मैप के अंदर कि जो खेती है और पशुपालन एक साथ से चलता है। आपको ज़्यादातर पता है खेतों में अगर किसान है तो उसके घर में पशु भी है ताकि वो दूध दही भी प्राप्त कर सके और उन जानवरों का इस्तेमाल खेती के अंदर भी कर सके ना। तो खेती और पशुपालन जो है साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था। और जो है अभी कह रहे हैं जो मारी नगर है उसके अंदर जो किसान है पशुचारक के दोनों ही तरह के क्या होते थे, लोग होते थे।
लेकिन उस प्रदेश के जो अधिकांश भाग है वहाँ पर क्या करते थे, भेड़ बकरी चराने के लिए जो है उस भाग को काम लेते थे, यानी चारागाह के लिए जो है उस जगह को काम में लिया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीला पीला जो हिस्सा बताया गया वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए चारागाह का स्थान ही बताया गया है। इसके बाद देखिए पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले में ये चीज़ें प्राप्त करते थे। और अब जो है पशु चारक जो है धातु के औजार आदि की जब इनको जरूरत पड़ जाती थी तो वो एक दूसरे से क्या करते थे, चीज़ों का लेन देन करते थे। जैसे पशुओं का पनीर, मांस, चमड़ा आदि ये दे देते थे, उसके बदले क्या ले लेते थे, धातु और औजार ले लिया करते थे। यानी कि जो है सभी की एक दूसरे पर क्या बनी हुई थी, निर्भरता बनी हुई थी। आगे देखिए किसानों, फिर भी किसानों तथा गडरिया जो होते थे उनके बीच में कई बार झगड़े हो जाते थे। अब गडरिया कौन है, जो पशु चराने वाले जो लोग होते हैं वो गडरिया कहलाते हैं। तो किसान और गडरियों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो गडरिया है उनकी एक अपनी भूमिका है कि गडरिया बिल्कुल अलग है और किसान बिल्कुल अलग हैं। गडरिया कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर ले जाते थे, जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। अब देखिए जो गडरिये हैं, है ना, गडरियों को पता है आपको एक साथ में कितने सारे पशुओं को लेके वो चलते हैं और चराने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कई बार किसानों की जो खड़ी फसलें होती थी, पक्की पकाई, उन पर जानवर चढ़ जाते थे। इसी कारण किसान और गडरियों के बीच में क्या हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। और कई बार जो है किसानों के जो खेत होते थे उन पर भी जो है ये हमला कर देते थे गडरिया, और गाँव के गाँव लूट कर जो है भाग जाते थे। क्योंकि गडरिया क्या एक जगह नहीं रहते, खानाबदोश होता है। खानाबदोश का मतलब ये होगा कि एक से दूसरे स्थान में जहाँ जरूरत की चीज़ें मिल जाती, जहाँ इनके पशुओं को चराने के लिए चारागाह मिल जाता, वहाँ पर ये रुकते रहते, खाते पीते और फिर से आगे की ओर बढ़ जाते थे। तो ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे, उन्हें अपनी पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। और कई बार जो है गांव वाले क्या कर देते थे, इन गडरियों को रास्ते में रोक देते कि भाई तुम नहीं जा सकते आगे और हमारे खेतों को नहीं नष्ट कर सकते, और पानी पीने के लिए भी जो है नदियों तक भी जो है इन पशुओं को नहीं ले जाने देते थे। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता था, गडरिये और जो किसान है और सामान्य जनता उनके बीच में तनाव बना रहता था। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुतल से आते थे। और अब जो है आगे कह रहे जो मेसोपोटामिया का इतिहास है उस पर अगर हम प्रकाश डालें तो हमको ये पता चलेगा कि वहाँ के जो कृषि के समृद्ध हुए जो भी मुख्य भूमि प्रदेश है वहाँ यायावर मतलब वही घुमंतु है ना, जो एक स्थान पर नहीं रहते, घूमते रहते हैं। यायावर प्रवृत्ति के जो भी समुदाय है वो झुंड के झुंड क्या करते थे, पश्चिमी मरुतल से आते थे, यानी पश्चिमी दिशाओं से आकर जो है मेसोपोटामिया में जो है रहते थे। ये गडरिये जो है गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को ले आते थे। और अब जो है ये क्या करते थे, जो गडरिये हैं वो पश्चिमी क्षेत्रों से आते थे और जो है मेसोपोटामिया में जो भी खेती बाड़ी उगी हुई है वहाँ लाकर उन पशुओं को क्या करते थे, छोड़ देते थे। अब देखिए खेती है तो खेती जो है जरूरत के लिए उगाई गई है, लेकिन ऐसे में जो है गडरिये अगर उनके खेतों को नष्ट कर देते हैं तो तनाव की स्थिति तो बनेगी है ना। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं जो है गडरिये क्या करते थे, जो भी उपजाऊ क्षेत्र हैं वहाँ पर पशुओं को लाकर छोड़ देते थे। तो उससे जो है किसानों और जो गडरियों के बीच में क्या बनता था, तनाव की स्थिति बनी रहती थी और लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बच जाते थे। और अब कभी कभी इन गडरियों को किस लिए भी बुलाया जाता था, खेतों की ये फसल काटने के लिए भी बुलाया जाता था, है ना। तो ये गडरिये समूह के समूह में आते थे, यानी कि बहुत सारे इकट्ठे होकर आते थे और जो है फसल काटने का काम और मजदूरों का काम करते और भाड़े के सैनिकों का भी काम करते थे, यानी किराए के जो सैनिक होते हैं लड़ने के लिए युद्ध में काम में लिए जाते हैं उनके रूप में भी काम करते थे। और फिर जब जरूरत पड़ती थी तो यहीं पर आकर क्या करते थे, वही पैसा कमाते और वहीं पर रहना शुरू कर देते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, और अब जो है कुछ गडरिये तो इतने मजबूत हो गए, खुद ही लीडर बन गए, खुद ही नेता बन गए और किसी और पर शासन करने की उनमें शक्ति भी आ गई थी। ये खानाबदोश लोग अक्कादी
एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। और अब जो ये खान बदोश है, ये गडरिये हैं, है ना, घुमंतु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये कौन कौन सी जाति के थे? अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियाई जो है आर्मीनियन जाति के थे गडरिये। आपको ध्यान रखना है। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। और आपको ध्यान रखना, जो मारी नगर है वहाँ के जो राजा हैं वो कौन सी जाति के थे? एमोराइट जाति के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया। और अब देखिए, जो मेसोपोटामिया में जो एरोमाइट समुदाय के जो राजा थे, है ना, उनका जो रहन सहन है, खान पान है, पोशाक है, वो बिल्कुल अलग थी, है ना, और मेसोपोटामिया के लोगों से बिल्कुल अलग थी। और उन्होंने क्या किया, जो मेसोपोटामिया के देवी देवता थे वो अलग जाति के हैं, लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया के जो भी देवी देवता थे उनकी उन्होंने क्या करी, सम्मान किया, आदर किया। और जो है स्टेपी जो क्षेत्र है वहाँ देवता डेगन के लिए क्या बनाया, एक देवता का नाम है डेगन देवता, उनके लिए क्या बनाया, मारी नगर में एक सुंदर मंदिर भी उन्होंने बनवाया। इस प्रकार जो है मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। और अब जो है मेसोपोटामिया के अंदर समस्त अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहा करते थे और भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और जाति संस्कृतियों के लिए जो है यहाँ मेसोपोटामिया की धरातल खुला हुआ तक भी कोई भी आकर यहाँ पर रह सकता है। संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। और अब जो है ये कह रहे हैं जो भिन्न भिन्न समुदाय के जो लोग हैं और संस्कृतियों के लिए जो ये मेसोपोटामिया धरातल खुला है, वहाँ पर लोग आकर रहते हैं और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के जो है परस्पर मिश्रण से ही क्या हुआ, वहाँ की जो सभ्यता है वो जीवन शक्ति के रूप में उत्पन्न हो गई। यानी कि जो है अलग अलग जाति समुदाय के लोगों का वहाँ रहने के कारण क्या हो रहा है, भाईचारा बना हुआ है। एक योद्धा अपने हाथों में देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, थोड़ा डल सा पिक्चर है, एक वो दाढ़ी वाले व्यक्ति का है और उस पिक्चर के पास में लिखा है कि एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खप्पची की ढाल पकड़े हुए है। देखिए ये इधर दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए ये योद्धा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए, सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया है, 2600 ईस्वी का चित्र है और सीपी पर उकेरा गया है। मारी में जिम्रिलम का राजमहल देखिए, यहाँ पर जो है एक फोटो और दिया है राजमहल का, किस तरह का बना है कि बीच में सभागृह है, बाहरी आंगन है, भीतरी आंगन है ना, सिंहासन बना हुआ है राजा का, या कुआं भी है और अंदर एंट्री का प्रवेश द्वार है। फिर इधर देखिए सुंदर सा प्रांगण बताया गया, वही जो हम आंगन कहते हैं जिसको। और लिपिक कार्यालय बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिका रखी जाती थी, यानी कि जो है ऑफिस वगैरह सब हुआ करता था उस समय के राजा का। फिर देखिए यहाँ पर रसोई घर का चित्र दिया है, कार्यशाला और रसोई, शाही निवास, शौचालय और स्नानाघर, है ना, सबकी व्यवस्था दीवार पर की गई चित्रकारी, इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। जिम्रिलिम का मारी स्थित राजमहल, अब देखिए आगे, मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातु के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अब ये कह रहे जो मारी नगर है वो वहाँ पर विशाल राजमहल तो था ही, है ना, और शाही परिवार भी वहाँ रहता था, शाही परिवार का निवास स्थान था ही, साथ ही क्या था कि वहाँ का जो प्रशासन है, उत्पादन है, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण का क्या बना हुआ था, मुख्य केंद्र बना हुआ था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया था। और अब जो है ये जो मारी नगर है वो अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो जो उत्तरी सीरिया है ना, सीरिया भी जगह का ही नाम है ना, तो वहाँ के जो एक छोटा सा राजा जो है वहाँ पर देखने के लिए उस जगह को आया था। वह अपने साथ मारी के राजा जिम्रिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। और वो जो है एक अन्य राजा है उसका भी जो है एक कोई पत्र उसने भेजा था अन्य राजा ने, तो मारी नगर के राजा के लिए लेकर आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते हैं।
जाते थे। और अब जो है राजा जो है अच्छा खान पान किया करता था, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपकी बात थी आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर, है ना, ये सब चीज़ें जो है राजा उस समय उसकी मेज के ऊपर, खाने की मेज पर सजे हुए होते थे। वह संभवतः अपने साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। और जो है राजा भोजन क्या कर रहा है, बीच में जो आंगन बना हुआ है वहाँ पर अपने साथियों के साथ में बैठकर जो है इस प्रकार सारी चीज़ें उनके उसके भोजन की मेज पे हुआ करती थी और वहाँ बैठकर वो खाना सबके साथ में खाया करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था। ठीक है, अपन ने देखा था यहाँ पर ये देखिए कमरा 132, यहाँ पर राजा अपने जो है विशेष लोगों से सभागृह जिसको कहा था वहाँ पर मिलता था वो, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। और यह कमरा जो 132 है काफ़ी सुंदर बनाया गया था और जो दीवारों पर क्या बनाया होता है, चित्र बने होते जिसको लोग जो है आकर्षण के रूप में देखते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। और जो ये महल बना हुआ, ये कितने कमरे बने थे, 260 कमरे बने हुए थे। तो देखिए मारी नगर का राजमहल है। तो आज के लिए जो है इतना ही, अगले क्लास में इसको आगे हम और पढ़ेंगे। हम मेसोपोटामिया एक सभ्यता को पढ़ रहे हैं और वहाँ पे मारी ऊर नगर के बारे में हम देख रहे हैं कि मारी ऊर नगर के अंदर जो है शहरीकरण की व्यवस्था, व्यापारिक के अंदर राजा कौन हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।